Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. दोस्तों गुड मॉर्निंग। दोस्तों इस वीडियो के अंदर रिलायंस पावर को लेकर के मैं थोड़ा सा कुछ चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों में से कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया था कि रिलायंस पावर के ऊपर तो कुछ बताइए। तो रिलायंस पावर के बारे में आज का डेडिकेटेड वीडियो है, तो आप पूरा एंड तक देखिएगा, स्किप ना करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। उससे आने वाली हर वीडियोस की आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगी और आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। दूसरी रिक्वेस्ट ये रहेगी दोस्तों कि आप अपने किसी दोस्त को जिनको जानते हो डीमेट/ट्रेडिंग अकाउंट अगर ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप सिंपल तरीके से अपस्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। ओके, सो टुडेज टॉपिक इज़ रिलायंस पावर। रिलायंस कम्युनिकेशन नहीं है, रिलायंस पावर लिमिटेड के बारे में मैं आज बात करने जा रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैं सबसे पहले आपके साथ जो है इसका स्टेटस जो है आज के दिन का शेयर करना चाहूँगा। आज दोस्तों है 16 जून और आज के दिन लगभग स्टेटस मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ 10:45 का। दोस्तों सबसे पहले आपसे बताना चाहूँगा इसका प्रीवियस क्लोज है 2.70, यानी मंडे के दिन ₹2.70 पे बंद होता है और ओपन होता है दोस्तों 2.80 पे, जहाँ से लो बनाता है 2.75 का और हाई बनाता है 2.80 का। लोअर प्राइस बैंड इसका दोस्तों 2.60 का लगा था, अपर प्राइस बैंड 2.80 का लगा था, जो कि हिट हो चुका है। 52 वीक लो अगर देखेंगे इस कंपनी की तो 1.00 है और 52 वीक हाई है 5.70। और इसके अलावा दोस्तों आपसे बताना चाहूँगा अभी तक टोटल वॉल्यूम ट्रेडेड है 5.9 मिलियन। इंडियन सिस्टम में देखेंगे तो 59,86,787। अभी ये करंटली 2.80 के ऊपर लॉक हो चुका है, जो कि इसकी अपर सर्किट है। अपर सर्किट को हिट कर रहा है बार बार, कई दिन से मैं देख रहा हूँ। हालांकि बीच में एक पॉज आया था कल मंडे से पहले वाले दिन, फ्राइडे के दिन को, तो लेकिन वो पॉज जो है इसके लिए कोई रुकावट पैदा नहीं कर सका और ये उसको ब्रेक करके आगे निकल चुका है। 0.10 या 0.15 पॉइंट ऊपर निकल चुका है। तो ये तेज़ी कहाँ तक रहने वाली है इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, राइट, डिस्कशन करेंगे। ओके, अभी ये करंटली 0.10 पॉइंट ऊपर है अपने लास्ट क्लोजिंग प्राइस से। टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें दोस्तों इस कंपनी की तो 785.44 करोड़ है, आप देख सकते हैं। फेस वैल्यू ऑफ दिस कंपनी अगर हम बात करेंगे तो आपको मिलेगी 10 रुपये। यहीं पे बीटा अगर आप चेक करेंगे तो मिलेगा आपको 0.34। चाहे तो आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, 100 से डिवाइड करके 34/100। इंडस्ट्री का पीई रेशियो अगर देखेंगे तो आपको मिलेगा 10.52। डिलीवरी परसेंट की बात करेंगे तो सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी परसेंट की बात हो रही है। यहाँ पे आपको जो टोटल वॉल्यूम ट्रेडेड दिख रहा है, इस टोटल वॉल्यूम ट्रेडेड का 55.92% जो है डिलीवरी के लिए लिया गया है, यानी सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी परसेंट। रिटर्न प्रोफाइल की थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पे 1 वीक का रिटर्न परसेंट 7.69% है, 1 मंथ का 51.35%, 3 मंथ का देखेंगे तो 133.33%, 6 मंथ का देखेंगे तो -15.15%, 1 ईयर का देखेंगे तो -47.17% है। राइट, अब टेक्निकल ट्रेंड की बात करेंगे दोस्तों तो ये वेरी बुलिश है, आप यहाँ देख सकते हैं। और ये वेरी बुलिश आज नहीं है दोस्तों, एक हफ्ते, लगभग 1-1.5 हफ्ते हो गए इसको। ओके, अब टेक्निकल्स की कुछ बात कर लेते हैं दोस्तों कि क्या इसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट है, जो कि थोड़ा सा मुझे हम लोगों को आइडिया लगता है वहाँ से इसके फ्यूचर के बारे में थोड़ा बहुत, राइट। 100% नहीं लगता है लेकिन थोड़ा बहुत कुछ आइडिया लग जाता है, तो उसको आइए देख लेते हैं। टेक्निकल रेटिंग की बात करें दोस्तों तो वेरी वेरी बुलिश है। और यहाँ पे आपसे बताना चाहूँगा दोस्तों इसका पाइवोटेड लेवल है 2.63 और उसका सपोर्ट 1 इसको जो मिलेगा 2.57 पे मिलेगा, सपोर्ट 2 इसको 2.43 पे मिलेगा, सपोर्ट 3 इसको 2.37 पे मिलेगा। ऑलराइट, इसके अलावा रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें, यानी रुकावट की बात करें, तो इसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी 2.77 पे, जो कि ऑलरेडी कर चुका है, राइट, कर चुका है दोस्तों। 2.80 पे अभी ये अपर सर्किट पे लॉक है। ऑफ कोर्स 2.77 पीछे जा चुका है, लेकिन हाँ रेजिस्टेंस 2 जो है इसको 2.83 पे फेस करना पड़ेगा, वो कल का कल देखा जाएगा। और 2.97 इसका तीसरा रेजिस्टेंस लेवल है,
जो कि इसको फेस करना पड़ सकता है। ऑलराइट, टेक्निकल रेटिंग यहाँ वेरी बुलिश है। अब हम लोग ज़रा इसकी स्टेक होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे, जो कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जिससे डिसाइड कर सकते हैं हम लोग कि कंपनी की ओनरशिप कितनी है और कंपनी का कितना इंटरेस्ट है, कितना इसको आगे ले जाने में इंटरेस्टेड नज़र आ रही है। ये इसके स्टेक होल्डिंग पैटर्न से पता चलता है। दोस्तों, मार्च 2019 के क्वार्टर की सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा, जिसमें 56.29% की स्टेक थी प्रमोटर्स के पास, जिसका 78.72% प्लेज था यानी गिरवी था। यहीं पे 7.25% FIIs के पास था और 15.52% आपके DIIs के पास था और 20.95 की स्टेक थी अदर कैटेगरी वाले इन्वेस्टर्स की। जून 2019 के क्वार्टर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे प्रमोटर्स के पास 45.16% की स्टेक थी, जिसका 83.29% प्लेज था यानी गिरवी था। FIIs की बात करें तो 5.96% की स्टेक थी और वहीं पे DIIs की बात करेंगे तो 17.86%, वहीं पे 31.01% की स्टेक अदर कैटेगरी वाले इन्वेस्टर्स की थी। सितंबर 2019 के क्वार्टर की बात करें तो 43.2% जो है स्टेक प्रमोटर्स के पास थी, जिसका 82.53% प्लेज था यानी गिरवी था। 12.64% आपके DIIs के पास थी और 6.23% FIIs के पास थी और 37.92% अदर कैटेगरी वालों के पास थी। ओके, अब बात करते हैं मार्च 2020 की जो क्वार्टर, अभी जस्ट इसके पीछे वाला क्वार्टर जो चल रहा है, इसके ठीक पीछे वाला क्वार्टर, उसमें अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर्स के पास 19.29% की स्टेक थी, जिसका 53.75% गिरवी था, प्लेज था। 5.22% स्टेक FIIs के पास थी यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। DIIs यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास 21.95% की स्टेक थी, लेकिन यहाँ पे अदर कैटेगरी वाले इन्वेस्टर की स्टेक बढ़ करके 53.53% हो जाती है। जी हाँ, 53.53%, जो कि लास्ट के 4 क्वार्टर से बहुत ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से एक चीज़ पता चलती है कि प्रमोटर्स की स्टेक धीरे धीरे कम होती जा रही है और अदर कैटेगरी के जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी स्टेक धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रही है। DIIs और FIIs की जो स्टेक है ओवरऑल बैलेंस्ड है, न्यूट्रल है, न ज़्यादा ऊपर है न ज़्यादा नीचे है, लगभग ऑन एन एवरेज देखा जाए तो सेम ही है। ओके, और आपको यहाँ बताना चाहूँगा म्यूचुअल फंड्स की क्या इसमें कोई स्टेक है। दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको जो क्वार्टर बताया था मार्च 2019, उसमें म्यूचुअल फंड की स्टेक थी 1.62%। म्यूचुअल फंड्स आपके डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के अंदर आते हैं, तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास जितना भी परसेंट थी उस क्वार्टर की, उसका आप देख सकते हैं निकाल करके, उसका आप निकालेंगे 1.62%, तो म्यूचुअल फंड की स्टेक आएगी। वही इसके अलावा जून 2019 का जो क्वार्टर का हमने डेटा बताया, जिसमें से जो भी DIIs के पास था उसका 0.15% म्यूचुअल फंड्स के पास था। वहीं पे उसके आगे वाले क्वार्टर यानी सितंबर क्वार्टर की बात करें तो सितंबर क्वार्टर में जो DIIs के पास टोटल स्टेक थी वो 12.64% थी, जिसका 0.15% आपके म्यूचुअल फंड्स के पास था। वहीं पे मार्च 2019 के क्वार्टर की बात करें, मार्च 2020 के क्वार्टर की बात करें तो उसमें 21.95% की स्टेक आपके DIIs के पास थी, जिसका 0.15% म्यूचुअल फंड्स के पास था। ओके, तो ये स्टेक है, आप देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड की स्टेक यहाँ पे लगभग कम हो गई है काफ़ी। सबसे पहले वाले जो क्वार्टर मैंने आपको बताया यानी सितंबर 2019 मार्च 2019 का, तो आज से साल भर पहले लगभग, उसमें म्यूचुअल फंड्स के पास 1.62% की स्टेक थी, जो कि अब लास्ट के 3 क्वार्टर्स में घट करके 0.15% हो गई। आप देख सकते हैं काफ़ी म्यूचुअल फंड्स की स्टेक यहाँ कम है। तो यहाँ से एक चीज़ पता चलती है म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, आपको पता होना चाहिए। म्यूचुअल फंड्स एक वेल एस्टेब्लिश्ड और वेल एजुकेटेड और वेल एक्सपीरियंस्ड लोगों का ग्रुप होता है, ठीक है, जो जिनको बहुत नॉलेज होती है मार्केट की, बहुत डेप्थ में नॉलेज होती है। वो वहाँ पे अपने कदम रखते हैं जहाँ उनको लगता है कि हाँ उनको कुछ रिटर्न मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं उनके यहाँ कदम धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो यहाँ से एक चीज़ पता चलती है कि आपको भी यहाँ से धीरे धीरे
एग्ज़िट होना चाहिए या फिर आपको कम पॉइंट्स के साथ यहाँ प्ले करना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं इसमें लॉन्ग हाई मार्जिन के साथ, तो ये आपके लिए एक तरीके की गैम्बलिंग हो जाएगी मेरे हिसाब से। आपको इसमें इतना उम्मीद नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, आप लोगों में से कुछ ने क्वेश्चन किया था, हमसे पूछा था कि मुझसे पूछा गया था कि सर इसको क्या 5 से 6 रुपये तक होल्ड करा जा सकता है। तो मैं उनको आप इस वीडियो के अंदर जवाब देना चाहूँगा, आप 5 to 6 रुपीज़ के जाने का वेट कितना समय तक करेंगे, है ना। आपके लिए ये धोखा हो सकता है। अभी ये कंपनी इंसॉल्वेंट अभी नहीं हुई है, ठीक है। अभी इसको इस तरीके की सिचुएशन नहीं है, अभी दिवालिया नहीं घोषित करी गई है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आने वाले टाइम में दिवालिया घोषित नहीं हो सकती है। कुछ कहा नहीं जा सकता। अनिल अंबानी की क्या हालत है आप जानते ही हैं, इनकी और कंपनीज़ की क्या हालत है आप जानते ही हैं। तो अगर एक बंदे का अगर धंधा अच्छा नहीं चल रहा होता है, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा होता है, तो घुमा फिरा के उसको नेगेटिविटीज़ फेस करनी पड़ती है। तो इस सिचुएशन में आप आर पावर के अंदर इतना लंबा अगर वेट करेंगे, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कृपया इतना ना करें। आप लिटिल मार्जिन के साथ क्रिएट करें, समय देख करके आप घुसें और समय देख करके आप वहाँ से निकल लें। कम पॉइंट्स अगर आप क्रिएट करेंगे तो वहाँ से आपको सेटिस्फेक्शन क्रिएट होना चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा है तो फिर समझ लीजिए कि आपका सेटिस्फेक्शन आपको ग्रीडी बना रहा है, और आप ग्रीडी हो जाएंगे जिस दिन, उस दिन आप इसमें ट्रैप हो जाएंगे। फिर आपको निकलने का एक ही ऑप्शन बचेगा, या तो आप दो ऑप्शन बचेंगे, या तो आप लॉस बुक करके बाहर निकलें, या फिर आपको एवरेजिंग कर करके आपको उसकी मूविंग प्राइस के आसपास आपको ड्रैग करके ले आना पड़ेगा, जिसमें लंबा समय भी लगता है और आपका इनपुट अमाउंट भी लगता है। ठीक है, तो मेरी तरफ से आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि कृपया इसमें लिटिल मार्जिन क्रिएट करें। और अभी एक क्वेश्चन और लोग दिमाग में आ रहा है कि क्या अभी 2.80 पर ट्रेड हो रहा है, क्या ये आगे कितना जा सकता है, क्या 4-5 तक जा सकता है। देखिए, मैं आपको यहाँ पे इसका जवाब देना चाहूँगा कि 4-5 तक जाने की उम्मीद तो ना रखें। हाँ, 2.80 है, आप इतनी उम्मीद लगा सकते हैं कि ये 3 पॉइंट समथिंग पे जा सकता है, 3.10, 3 पॉइंट समथिंग, 3.05, 3 मैक्सिमम 3.15 या 10, चलो। लेकिन उससे ज़्यादा आप उम्मीद ना लगाएं यहाँ पे। अभी आपको, अगर आप ज़्यादा पर पुराने नहीं हैं, तो आपको तो 3 पॉइंट समथिंग 3.00 तक का वेट करना चाहिए। इससे ज़्यादा तो आप गलती से भी ना करें इसमें, अदरवाइज़ ट्रैप, इट्स अ ट्रैप। आप जब एक बार फंसेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हकीकत क्या होती है। ठीक है, वो चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद आपको समझ में ना आ रही हो, लेकिन ये तब समझेंगे जब आप एक बार ट्रैप हो चुके होंगे। ठीक है, तो मेरी आपसे यही विनती रहेगी कि आप इसमें थोड़े से मार्जिन 0.05, 0.10 या ज़्यादा से ज़्यादा 0.15, इससे ज़्यादा पॉइंट्स के लिए मेरे हिसाब से आपको इसमें नहीं सोचना चाहिए। और अगर आपने पहले से कहीं बाई कर रखा है, आप ऊपर प्राइस पे अगर बाई कर रखा है 5 में, 6 में, 7 में, 4 में, 3s में, तो मेरे हिसाब से आपको एवरेजिंग करके इसके मूविंग प्राइस के आसपास ड्रैग करके ले आइए, जिसमें आपको थोड़ा इनपुट लगाना पड़ेगा। या फिर अगर आप इनपुट नहीं लगाएंगे तो फिर आपको लॉस बुक करके इसमें से बाहर निकलने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। समझ रहे हैं बात को। तो एनी हाउ प्लीज़ ड्रैग दैट अमाउंट नियर बाई इट्स मूविंग प्राइस, एंड देन just book a little margin from that and get out from here, right? So this is about the information which I wanted to share with all you guys. आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है मैं क्या बता रहा हूँ। शायद मेरी बातें कहीं से गलत भी हो सकती हैं, क्योंकि मैं कोई मार्केट का बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं बैठा हूँ, है ना। मैं भी गलत हो सकता हूँ। मार्केट इज़ वेरी क्लेवर, ये किसी को भी गलत कर सकती है, किसी को भी गलत प्रूव कर सकती है। तो मैं 100% श्योर नहीं हूँ। ठीक है, कल को ये 10 पे भी जा सकता है। अब फिर आप कहेंगे हमें कि सर आपने तो ऐसे ऐसे कहा था। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं 100% सिक्योरिटी और श्योरिटी नहीं दे सकता आपको, लेकिन हाँ, एक अनुमान होता है, एक एक्सपीरियंस होता है और एक पैटर्न होता है। आगे पीछे की चीज़ों को देख करके एक ऑब्जर्वेशन होता है, उसी ऑब्जर्वेशन को मैं अपने इस वीडियो के थ्रू आप लोगों तक शेयर कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि ये 10 तक नहीं जाएगा। नो वन नोज मार्केट, इट कैन डू एनीथिंग, it can do either against you or it can do either in favor of you, right? So this is all about the information right now. I would like to terminate just right now. If you like this, please let me know, and if you have any query or question, then let me know, and just share this video to your friends and those people who are related with you.
And if you want to get opened Demat / trading account in Upstox, then there is a link in description box. Go in, click on that, and simply you can open. Upstox is a very smooth and very good platform. It does not charge you uh, extra, right? Hidden charges are not there. Everything is very transparent, clear, and a smooth platform. Either you are going for investment or trading, both purposes are being fulfilled here with you know what I can say. That's enough. Okay, see you guys next time.